हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, उसको देखते हैं। उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ को कवर करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम लोग बोर्ड पर राइट डाउन कर चुके हैं। न्यूटन के गति के नियम और घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो यह हमारा जो न्यूटन की गति का नियम और घर्षण जो आप लोग को हेडिंग दिखाई दे रहा है, यह एक टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक चैप्टर का नाम है, एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो इस टॉपिक के अंतर्गत यानी इस चैप्टर के अंतर्गत न्यूटन के गति के नियम और घर्षण, यह जो हमारा चैप्टर है वह एक क्लास 11th का एक चैप्टर के रूप में है। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराएंगे और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम एक दो टॉपिक को भी राइट डाउन किए हैं और इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला हम लिखवाए हैं कि न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम के बारे में हम लोग क्लास 9th में अवगत हो चुके हैं। न्यूटन के गति के नियम हम लोग 3 पढ़े थे। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। वहीं पर हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वही को दोहराएंगे, बट यहाँ पर जो हम दोहराने चल रहे हैं वह थोड़ा हम लोग क्लास 11th के व्यू से चलेंगे, लेकिन क्लास 9th वाले विद्यार्थी भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं, कोई उसमें गलती नहीं होगा। तो उसमें पहला नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह वस्तु गतिशील है तो वह एक रेखा में गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। बाह्य असंतुलित और संतुलित कोई भी बल कार्य न कर दे, ठीक ना। तो क्या हम लोग बोले अभी तक समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए तो हम लोग जैसे अगर हम खड़ा हैं तो हम खड़ा ही रहने के लिए चाहते हैं जब तक कि हम पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर दे, ठीक ना। तो वही कर रहा है कि प्रत्येक वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। अगर मान लीजिए एवरी बॉडी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए वह विरामावस्था में है तो वह चाहता है कि हम भी विरामावस्था में रहें। फिर आगे क्या कर रहा है, और यदि वह गतिशील है या फिर वह गति में चल रहा है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक ना, तो हम गतिशील में ही रहने के लिए चाहेंगे, ठीक। और क्या कर रहा है, तो वह एक रेखा में गतिशील रहेगी। अगर हम स्ट्रेट लाइन में से जा रहे हैं तो हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, सीधे की ओर जाएंगे, ना कि मुड़ जाएंगे। आगे फिर क्या कर रहा है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर मान लीजिए हम आगे की ओर ऐसे बढ़ रहे हैं मान लीजिए, और हम जब तक आगे की ओर जाते रहेंगे तब तक कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर न देता हो, बल न लगाता हो और वह मुड़ने के लिए हमको बाध्य करता हो, ठीक। तो हमारे ऊपर अगर जो कोई फोर्स लगाएगा, बाह्य बल लगाएगा, तो हम ऐसे मुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जब आप किसी साइकिल से चलते हैं तो ढलान जगह पर क्या करते हैं, हम लोग पेंडल को रोक देते हैं, और पेंडल रोकने के कारण वह साइकिल जो है धीरे धीरे लुढ़कने लगता है आगे की ओर। लुढ़कते लुढ़कते एक ऐसा कंडीशन आता है कि हैंडल हम लोग का मुड़ने लगता है। तो रीज़न ये होता है कि हम लोग के ऊपर एक बाह्य बल कार्य करता है, और वहाँ पर बाह्य बल के रूप में हम लोग एयर को ले सकते हैं, क्योंकि एयर हमारे ऊपर अपोज करता है, और एयर अपोज करने के कारण वह स्लो होते जाता है। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि उसका फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है टायर के साथ, वह हमारा क्या करता है ना कि बाह्य बल लगाता है, और जब वह बाह्य बल लगाता है ना, इस कंडीशन में उसको हम बोल सकते हैं कि वह न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि न्यूटन की गति का नियम जो है ना वह बल की परिभाषा देता है। हम लोग इसको थोड़ा हेडिंग से समझिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वह हमको क्या देता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम हमको बल की परिभाषा देता है। क्या देता है, बल की परिभाषा देता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरा नियम कर रहा है। तो दूसरा नियम क्या होता है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है, ठीक ना। तो जैसे अब हम लोग समझें कि संवेग होता क्या है, तो पहले उसको संवेग के बारे में समझते हैं। जब हम संवेग को समझेंगे तो संवेग के लिए हम अलग एक टॉपिक को भी क्रिएट करेंगे, वहाँ पर आपको समझाएंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं ना कि हम लोग दूसरा नियम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो अगर मान लीजिए कि संवेग को हम लोग इंडिकेट करते हैं P से, और P इक्वल टू एम भी होता है, तो वहाँ हमारा m क्या है, मास है, और v क्या है, हमारा वेलोसिटी है। यानी कि P इक्वल टू संवेग, P इक्वल टू संवेग, और m क्या है हमारा पर मास यानी द्रव्यमान, और v क्या है, वेलोसिटी यानी वेग, ठीक ना। तो
द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो जस्ट लाइक वही हमारा यहाँ पर डिफिनेशन भी दे रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो अगर मान लीजिए हमारा वेग है, जो संवेग है वो आरोपित बल के समानुपाती होगा, तो कैसे होगा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि कैसे इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो संवेग को समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संवेग की परिभाषा देखिए लिख चुके हैं कि संवेग की परिभाषा कहता है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान एक मास है हमारा, उसको और जब वेग को गुना करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा संवेग कहलाता है। तो लिखें संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू संवेग। संवेग के लिए P यूज करते हैं वर्ड, जो कि P इक्वल टू मोमेंटम। द्रव्यमान के लिए M हो जाएगा और संवेग के लिए यहाँ पर वेग होगा, क्या होगा वेग। वेग के लिए क्या हो जाएगा V, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। तो P इक्वल टू M भी हो गया। तो हम अभी क्या समझाए थे कि संवेग परिवर्तन की दर, यानी संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वह बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है। और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। आगे फिर कह रहा है कि न्यूटन की गति का यह नियम वास्तव में बल का परिमाप देता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या देता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम यानी सेकेंड लॉ जो है हमारा, वह बल का माप देता है। ठीक ना, क्या देता है? बल का माप। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट नियम हो चुका है, दूसरा नियम हो चुका है और संवेग की परिभाषा हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पर इसको व्यंजक प्राप्त नहीं करेंगे, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे कि कैसे इसको रिजल्ट निकाला जाता है फार्मूला F इक्वल टू A में, क्योंकि हम लोग यहाँ क्लास 11th के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ वेक्टर के फॉर्म में चलेंगे और इसका रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे कह रहा है कि संवेग एक सदिश राशि है। क्या है? संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। तो सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है, ये सब बतला चुके हैं। सदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे संवेग एक सदिश राशि है। तो हम देख सकते हैं कि संवेग है इन P इक्वल टू मोमेंटम, M इक्वल टू मास और V इक्वल टू वेलोसिटी। तो मास तो हमारा मिल जा रहा है, जो कि मास यहाँ पर हमारा परिमाण का काम कर रहा है। किसका कर रहा है? परिमाण का। इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जबकि यहाँ पर हमको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्शन इस मोमेंटम का, ठीक ना, यानी कि इस बोल सकते हैं मोमेंटम का जो डायरेक्शन अवेलेबल होता है वह वेग में होता है। किस में होता है? वेग में। यानी जो वेग का दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, वही इसका मोमेंटम का होगा, यानी संवेग का होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि संवेग की दिशा वेग की दिशा में ही होती है। आगे बढ़ते हैं। संवेग की एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है। आगे है कि संवेग की विमा ml के पावर -1 होती है। अब एसआई मात्रक और विमा सूत्र कैसे निकाला जाता है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में बतला चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाकर के प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हैं, एसआई एंड डायमेंशनल फार्मूला बाय वे फिजिक्स पॉइंट, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम को कैसे डेराइव करेंगे वेक्टर के फॉर्म में, उसको देखते हैं। तो अब हम लोग न्यूटन के दूसरे नियम को कैसे प्राप्त करेंगे, यानी उससे कैसे फोर्स को निकालेंगे, बल को प्राप्त करेंगे सोल्यूशन करके, इसको देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखिए, तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि माना कि m द्रव्यमान की वस्तु पर कोई बल F समय dt तक कार्य करता है। यानी कि कोई वस्तु हमारा था और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना था? m था, और उस पर कोई एक बल F कार्य करता है dt समय तक। कितना समय तक? dt समय तक किसी वस्तु पर एक बल कार्य करता है। और जब उस ऑब्जेक्ट पर कोई बल कार्य करता है तो बल लगने के कारण उस वस्तु में प्रारंभिक वेग उत्पन्न हो जाता है, जो कि हम लोग प्रारंभिक वेग को u से इंडिकेट करते हैं, और कुछ समय तक वह चलता है, आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वह dt समय तक उस पर बल लगाता है। यानी कि जब उस पर बल लगाएगा तो वह आगे की ओर बढ़ेगा, तो उसका वेग u से बढ़ करके v हो जाता है। फिर आगे क्या करा है कि हम लोग जानते हैं कि संवेग की परिभाषा से, तो संवेग की परिभाषा से क्या जानते हैं कि जब वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा तब उस समय एक संवेग क्रिएट होगा, और एक संवेग तब क्रिएट होगा जब उसका अंतिम वेग हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग को जिस समय होगा उसमें मोमेंटम P1 इक्वल टू mu हो जाएगा, और जब अंतिम वेग हो जाएगा उसमें उसका संवेग P2 इक्वल टू mv के वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है dt अंतराल में संवेग परिवर्तन,
यानी कहने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ था ए, मान लीजिए क्या था ए, इस पर एक फोर्स एफ अप्लाई हुआ, क्या हुआ एफ इस पर लगाया, एफ इस पर क्या कर रहा है धक्का दे रहा है। जब इस पर धक्का देगा फोर्स लगाएगा तो यह dt समय तक लगाता है, कितना कुछ समय तक लगाता है, और dt समय तक लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट ए जो है ना स्टार्ट होकर के बी तक पहुंच जाता है, ठीक ना। यह ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर पहुंच जाता है, तो इसको यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचने में dt समय लगा, कितना समय लगा dt। तो जब dt समय लगा तो इसका दो वेग बना, एक प्रारंभिक वेग u हो गया, एक अंतिम वेग v हो गया। तो इस प्रारंभिक वेग के लिए एक इसका संवेग बनेगा, मोमेंटम बनेगा, वह mu वेक्टर बनेगा, इस अंतिम के लिए बनेगा वह mv वेक्टर बनेगा। तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 इक्वल टू mu1 और यहाँ वस्तु का अंतिम संवेग तो p2 इक्वल टू mv। फिर कह रहा है कि dt अंतराल में संवेग परिवर्तन, यानी कि जो इन लोग दोनों के बीच का जो अंतर है उसमें क्या अंतर हुआ, क्या उसके बीच में डिफरेंस है। तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं कि dt समय में इन लोग का बीच जो अंतर है संवेग के रूप में वह क्या है, तो दोनों को माइनस कर देंगे dp। dp का मतलब भी होता है, यानी अगर p ऐसे लिखा हुआ है इसमें अगर d हम लगा दिए ना तो इसका मतलब समझना है कि मोमेंटम में चेंजिंग, क्या होगा मोमेंटम में चेंजिंग, यानी वेग में परिवर्तन या संवेग में परिवर्तन। अगर मोमेंटम रहेगा तो वहाँ संवेग में परिवर्तन, और वेलोसिटी रहेगा तो वेग में परिवर्तन। तो यहाँ पर हमारा dp है, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब है कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे, तो लिख दिए p2 माइनस p1। इस p2 का मान देखिए कितना था mv, तो इस p2 की जगह पर रख दिए mv वेक्टर, फिर माइनस था माइनस और इसको रख दिए me1 को p1 की जगह पर, ठीक। अब इसमें m कॉमन था, m को बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बच गया v माइनस u, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखे, तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं m और v माइनस u। यानी कहने का तात्पर्य है कि v माइनस u इसका मतलब वेग में से वेग को घटा रहे हैं, यानी कि वेग में से वेग को जब हम घटाएंगे तो उसमें एक वेग में परिवर्तन बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख दिए dv से, यहाँ dv वेग में परिवर्तन है, वेग में क्या है परिवर्तन है। अभी तो बतलाए थे जिस टर्म के साथ d लग जाएगा वहाँ पर समझना है कि उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक ना। तो mdv यानी कि यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है। आगे कह रहा है कि अतः संवेग परिवर्तन की दर, याद रखिए दूसरा नियम में बताए थे संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है उसमें समय से भाग दे देना, यानी जो उसमें अंतराल हो रहा था उसमें भाग दे देना। तो संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग dp हो गया और दर का रहा था dt से भाग दे दिए। जब भाग दे देंगे तो इस dp की जगह पर वैल्यू हमारा क्या आया था, तो यह dp की जगह पर जो हमारा वैल्यू आया था ना, देखिए mv dv आया था, क्या आया था m dv। तो इसके जगह पर रख दिए m dv और dt वो dt रख दिए, और ये dv हमारा क्या शो कर रहा है, यह dv हमारा वेग में परिवर्तन, क्या वेग में परिवर्तन। तो फिर लिख सकते हैं m dv अपॉन में dt। और एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पढ़ेंगे dv अपॉन में dt, यानी कि dv अपॉन dt की जगह पर a लिख सकते हैं। तो क्या किए ना, इसके जगह पर हम a रख दिए, तो m का m हो गया और इसके जगह पर a हो गया, यानी कि m एक वेक्टर। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि यदि वस्तु पर आरोपित बल F हो तो, और इस पर जो आरोपित बल है, जो बल लग रहा है वह F होगा, तब क्या होगा। तो चलेंगे दूसरे नियम से, दूसरे नियम का मतलब न्यूटन के दूसरे नियम से, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन में dt। अभी तो बतलाए थे कि संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होता है। तो समानुपाती हमारा हो गया, यानी F जो है हमारा वो समानुपाती होता है किसके, तो संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, dp अपॉन में dt है, तो लिख दिए। या जब यह हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं समानुपाती, इसको और क्या लिख सकते हैं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma, कैसे कर दिए, तो यहाँ पर dp अपॉन में dt, तो dp अपॉन में dt का देखिए रिजल्ट हमारा आया था ma, तो इस dp अपॉन dt यानी कि dp बटे में dt की जगह पर ma रख दिए। अब क्या करेंगे, यह हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो समानुपाती कांस्टेंट है इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालेंगे तो इसके जगह पर एक k कांस्टेंट आ जाता है, क्या आ जाता है k कांस्टेंट आ गया। तो f का f हो गया और k हो गया और ma का ma लिख दिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू ma, k का वैल्यू 1 रख करके इसको हटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका k का वैल्यू 1 लिया जाता है। कैसे लिया जाता है इसके लिए हम अगले वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे। फिर क्या आ रहा है कि जहाँ k एक नियतांक है, k क्या है एक नियतांक है, तो वही हम लोग बोलते हैं कि f बराबर ma। तो f बराबर ma हमारा जो होता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। और न्यूटन की गति की द्वितीय नियम हमारा क्या कहता है कि
संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं, ठीक ना। तो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन किए हैं और इसके साथ व्यंजक प्राप्त किए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। उस वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम क्या होता है, घर्षण क्या होता है और बल के रूप क्या होते हैं तथा वेट क्या होते हैं।